नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? घर पे रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और रीट की प्रिपरेशन करते रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है। इसके आगे हम एनसीएफ भी करेंगे। आज और कल की 2 क्लासेस में हम इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कंप्लीट कर लेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम जो है रीट का प्री रीट का एग्ज़ाम वो 27 फरवरी को होने वाला है। उसमें ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो ये फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत भी आता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें से बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके मेथड में भी आएंगे और अदर सब्जेक्ट्स में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक आज करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अपनी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 2 पार्ट्स में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ओके, देखिए। तो पहले अगर हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत, तो सबसे पहले 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वां संशोधन किया गया और उसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, लाइनिंग रहेंगी अभी हमारी। शुरुआत में जो करते हैं तो उसका पहले थीम को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वां संविधान जो संशोधन किया गया, 86वां क्या किया गया, संशोधन किया गया, उसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। अब शिक्षा के अधिकार को कौन सा दर्जा मिला, मौलिक अधिकार का। अनुच्छेद कौन से में जोड़ा गया, 21A में। शिक्षा के अधिकार का प्रारूप तैयार करने का कार्य कब से प्रारंभ हो गया था, 2005 से ये प्रारंभ हो गया था। फिर क्या बात है, देखिए सुनिए। 4 अगस्त 2009 को इन जो ये डेट्स हैं इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी विधेयक कब पास किया गया, लोक सभा में ये पारित किया गया। ओके, कब, 4 अगस्त 2009 को शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। 26 अगस्त, देखिए 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हस्ताक्षर से ये अधिनियम बन गया और 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हो गया। तो ये हमारी जो राष्ट्रपति थी, कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस पे हस्ताक्षर कब किए गए, 26 अगस्त 2009 को, और 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये संपूर्ण भारत में क्या, ये लागू हो गया आरटी। ठीक है, इसे लागू होने के साथ भारत विश्व के 135 उन देशों में शामिल हो गया जहां शिक्षा का अधिकार लागू होता है। तो भारत कौन से विश्व के देशों में 135वें नंबर में शामिल हो गया, उन देशों में शामिल हो गया, क्योंकि 135 जो देश थे उनमें आरटी लागू था। ठीक है, 134 में 135वां हमारा भारत देश लागू हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए इन सारे जो भी आपके ये मैंने डेट्स बताई हैं, इन डेट्स को आप याद रखिएगा। एक तो 21 से 4 अगस्त 2009, 26 अगस्त को ये राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने इस पर हस्ताक्षर कर दी करती है और 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो राजस्थान सरकार ने धारा 38 का लाभ उठाते हुए, देखिए अभी जब हम धाराएं पढ़ेंगे तो 38 में जो क्या चीज़ है, तो 38 में राज्य सरकार इसमें कुछ फ़ायदा ले सकती है। ठीक है, तो धारा 38 का लाभ उठाते हुए 29 मार्च 2011 को आरटी में संशोधन करवाया गया। किसने,
हमारी राज्य सरकार ने आरटी में संशोधन करवाया तथा संशोधित रूप में 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। कहाँ? राजस्थान में, यानी राज्य सरकार ने ये इसमें धारा 38 का लाभ उठाया और 29 मार्च 2011 को आरटी में क्या किया गया? संशोधन किया गया और 1 अप्रैल 2011 को ये लागू हुआ। तो आपको वो वाली डेट भी याद रखनी है, 2010 वाली, और 2011 की भी आपको डेट याद रखनी है। आगे बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को राज्य सरकार के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने की बात कही गई है, जिसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 45 में 3 से 6 वर्ष के बालक बालिका राज्य सरकार के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने की बात इसमें कही गई है और इनके लिए क्या बनाया जाएगा? आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी शब्द फ्रोबेल के किंडरगार्टन से लिया गया है। ओके, इसका भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है बच्चों की फुलवारी। ठीक है, किंडरगार्टन का क्या अर्थ होता है? बच्चों की फुलवारी। और ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ये फ्रोबेल के किंडरगार्टन से लिया गया है। आरटी के अंतर्गत विकलांग बालक है ना, विकलांग ये बाल नहीं है, ये बालक है। तो विकलांग बालकों हेतु आयु वर्ग जो रखा गया है वो 6 से 18 रखा गया है। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि विकलांग बालकों की उम्र कितनी डिसाइड की गई है? तो 6 से 18 वर्ष माना गया है। ठीक, आगे देखिए, उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य है? तो जिसका उद्देश्य है, जिसका सार्वजनिकरण करने के लिए तथा सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी 2009 बनाया गया। यानी कि सबको शिक्षा मिले, सभी ये इस शिक्षा है जो सार्वजनिक रूप से इसको दी जाए, तो इसलिए आरटी अधिनियम बनाया गया है, 2009 को तैयार किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। एक मिनट है ना। हाँ, अब आगे देखते हैं अपन। आरटी के अंतर्गत कुल धाराएं कितनी हैं? 38 और 7 अध्याय और 1 अनुसूची को सम्मिलित किया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि कुल धाराएं तो कितनी बताई मैंने आपको? कुल धाराएं हैं अपनी 38, ठीक है, और 7 अध्याय हैं। अध्याय कितने बताए बेटा? अध्याय हैं अपने 7, अध्याय 7 हैं और एक क्या है? एक अनुसूची है। ठीक है, एक क्या है? अनुसूची। तो आपको ध्यान रखना है, कुल कुल धाराएं 38, 7 अध्याय और एक अनुसूची, ये आपसे पूछ ली जाती हैं, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इनको अलग अलग तरीके से करवाऊंगी। तो अध्याय 1, ये पूरी जब समरी जो आप ये टेबल समझ लेंगे ना, ये समरी से समझ लेंगे, तो आपको याद करने में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर अब इसमें अध्याय कितने बताए मैंने आपको? 7 अध्याय बताए थे। ठीक है, धाराएं कितनी थी अपनी? 38 और एक क्या थी? अनुसूची। ठीक है, ये हो गया मैडम, बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि अध्याय 1 में क्या है और अध्याय 1 में क्या है। तो प्रारंभिक परिचय है अध्याय 1 में। अब इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं सम्मिलित हैं? तो इसमें धारा 1 और 2 को सम्मिलित किया गया है। अध्याय 1 में धारा 1 और 2 को सम्मिलित किया गया है। और सबसे पहले हम जब किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसके परिचय के बारे में ही क्या होती है? बातचीत होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना है। अध्याय 2 में क्या है? तो अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को रखा गया है। इसमें अध्याय 2 में कौन कौन सी धाराएं? तो अध्याय 2 में 3 से 5 तक की धाराएं बताई गई हैं। अब आ जाते हैं हम अध्याय 3 पर। अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय निकाय तथा अभिभावकों के कर्तव्य वर्णित किए गए हैं। ठीक, तो और इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं? इसमें 6 से 11 तक की धाराओं को सम्मिलित किया गया है। अध्याय
अध्याय 4 में क्या है, तो विद्यालय तथा शिक्षकों के कर्तव्य वर्णित किए गए हैं अध्याय 4 में। और ये 12 से 28, अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो आप देख लीजिएगा, आप आराम से देख के बता सकते हैं कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करेंगे। 12 से 28 अध्याय धाराएं जो हैं वो सबसे बड़ी हैं, और अध्याय 4 सबसे बड़ा माना गया है। 12 से 28 कितनी धाराएं हो गई है ना। तो अध्याय 5 में है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा उसको पूरा किए जाने से संबंधित प्रावधान। और इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, इसमें धाराएं हैं 29 से 30। अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। धारा 31 से 34 इसमें है, 4 धाराओं को जोड़ा गया है। अध्याय 7 में प्रकीर्णन है और अन्य कुछ मुद्दे बताए गए हैं, जिसमें धारा 35 से 38 को बताया गया है। ठीक है, ये हो गया। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से अध्याय में कितने धाराएं जोड़ी गई हैं, कहाँ से कहाँ तक की धाराएं हैं, और कौन से अध्याय का नाम क्या है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, अध्यायवार बात करेंगे हम। तो अध्यायवार में हम कौन कौन सी धाराओं को पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी से भी विचार विमर्श करते हैं, तो उसका नाम, पता आदि को हम पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो आरटीई है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले परिचय के बारे में बात करेंगे। अब परिचय में आप क्या क्या पूछते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले आरटी से संबंधित। आरटी से संबंधित इसमें है 1 से 2 धाराओं को जोड़ा गया है। अध्याय 1 में 1 से 2 धाराएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो इसमें है धारा संख्या 1 में क्या है। ठीक, तो इसमें संक्षिप्त नाम और विस्तार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, इसका नाम ये रखा गया है। धारा 1 में क्या नाम रखा गया है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क शब्द का अर्थ है बालक से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पूछ लिए गए हैं ये बेटा, ये क्वेश्चन है ना रीट में, तो आप ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द पे फोकस कीजिएगा। और अनिवार्य शब्द का अर्थ है 6 से 14 वर्ष तक के बालक अपने पड़ोस के किसी भी प्रकार के विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात बालकों को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। तो इन दोनों शब्दों का आप अर्थ ध्यान रखिएगा कि निःशुल्क शब्द का अर्थ क्या होता है और अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब है हमारे पास धारा 2। धारा 2 में क्या बात की गई है, तो धारा 2 में कुछ शब्दावलियों की बात की गई है। ओके, तो धारा 2 आरटी के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दावली है। अब शब्दावली कौन कौन से शब्दों को हमें याद रखना है, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। तो पहला है हमारे पास प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा, देखिए ये आगे जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो आपको याद रहेगा कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ तक की शिक्षा, तो 1 से 8 तक की शिक्षा को क्या कहा गया है, प्रारंभिक शिक्षा। बालक 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक और बालिकाओं जिनको शिक्षा दी जाएगी। अनुवीक्षण प्रक्रिया, अब अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या है, तो प्रवेश प्रक्रिया। जब बालक प्रवेश लेने जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रवेश प्रक्रिया। वंचित वर्ग, ऐसे बालक जो क्षेत्र, धर्म, जाति व भाषा के कारण वंचित रह गए हैं। ठीक, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय है इससे तात्पर्य नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत से है। इन शब्दों का आप ध्यान रखिएगा। ओके बेटा, धारा 2 में किसकी बात की गई है, शब्दावली की। धारा 1 में किसकी बात की गई थी, बताइए किसकी बात की गई थी, नाम है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक परिचय की बात की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे समुचित सरकार। समुचित सरकार यानी और केंद्र व राज्य सरकार, 7 दुर्बल वर्ग बीपीएल परिवारों के पालक, ये सारी शब्दावली के अंतर्गत आए। समुचित सरकार से मतलब किसका, केंद्र व राज्य सरकार। दुर्बल वर्ग यानी बीपीएल परिवार के जो भी आते हैं, जो बीपीएल परिवार में बालक आते हैं, उन बालकों से संबंधित लिया गया है। अब है हमारा अध्याय 2। ठीक है, हम 1 की बात
कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अध्याय 2 की, जिसमें बात की गई है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान। इसमें कुछ प्रावधान रखे गए हैं और धारा कितनी है, 3 से 5, 3, 4 और 5, 3 धाराओं को इसमें जोड़ा गया है। सबसे पहले आपको शॉर्टकट में लेकर के याद करना है, यानी अध्यायवार आप याद नहीं करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जब आपको धाराएं याद हो जाएंगी, जैसे अध्याय याद हो गया, फिर उनके नाम याद हो गए, फिर आपको धारा याद हो गई, तो आपको फिर पूरा याद करने में थोड़ा सा सरलता प्रतीत होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब हम बात करेंगे, देखिए तो धारा 3 प्रारंभिक शिक्षा आरटी के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। कहाँ से कहाँ तक धारा में क्या दिया गया है, बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक आसपास के विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। कहाँ से कितने साल के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष तक के बालक को। धारा 3 में हमसे ये बात कही गई है। अब धारा 4 में ड्रॉप आउट बच्चे जो बीच में छोड़ करके चले जाते हैं, विद्यार्थी विद्यालय के बीच में छोड़कर चला जाता है तो उसे उस ड्रॉप आउट विद्यार्थी कहा जाता है। ऐसे विद्यार्थी को पुनः प्रवेश की स्थिति में उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, ये बात होती है। नेक्स्ट अपना है, इससे उदाहरण को से समझेंगे अगर हम, तो 6 वर्ष का बालक प्रथम क्लास में होना चाहिए। ठीक है, तो 6 वर्ष की आयु का बालक ड्रॉप आउट कर सकता है। 10 वर्ष की आयु का होने पर उसे 5वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम धारा 5 की, तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यदि विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है तो उसे तुरंत रूप से टीसी प्रदान की जाएगी। इसके लिए कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यदि बालक कहीं दूसरी जगह जाना चाहता है विद्यालय को छोड़ करके, तो उसको जो टीसी है, हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है, वो उस बच्चे को तुरंत प्रभाव से देना चाहिए। उसके लिए कोई भी किसी भी तरह से मना नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये हो गई हमारी धारा कितनी, 3, 4 और 5। 3 में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा है। इसमें बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकता है। किसी भी विद्यालय, आसपास के विद्यालय में जाकर के प्रवेश ले सकता है। धारा 4 में क्या है, धारा 4 में ड्रॉप आउट जो बालक हैं, यानी जो बीच में छोड़ करके बालक चले जाते हैं, आपको पूछ लिया जाता है ना विद्यार्थी, उनको किसी कक्षा में पुनः प्रवेश की स्थिति भी है यहाँ पे, है ना। फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र के देने के लिए कोई भी विद्यार्थी आनाकानी नहीं कर सकता। उसको बालक अगर किसी दूसरी जगह जाना चाहता है तो उसको टीसी दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। अब है धारा अध्याय 3। अध्याय 3 के अंतर्गत समूची सरकार, स्थानीय निकाय तथा अभिभावकों के कर्तव्य क्या हैं, इसमें वर्णित हैं। और यहाँ धारा हम कहाँ से कहाँ तक की बात करेंगे, तो धारा 6 से 11 तक की हम यहाँ पे बात करेंगे। अध्याय 3 में क्या है, दोबारा से ध्यान दीजिए, समूची सरकार, स्थानीय निकाय तथा अभिभावकों के कर्तव्य यहाँ पे क्या है, वर्णित हैं। और धारा 6 से 11 तक। ओके, अब हम बात करेंगे, देखिए धारा 6 हमें ये कह रही है कि ये जो विद्यालय की स्थापना जो है और उसकी दूरी के बारे में बता रही है। ठीक, तो 1 से 5 तक का जो स्कूल है, जो विद्यालय है, वो 1 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। 6 से 8 तक का जो विद्यालय है वो 2 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। ये हमें बताया गया है। धारा किसमें, धारा 6 में किलोमीटर की बात की गई है। कहाँ, कौन सी कक्षा तक कितना किलोमीटर स्कूल होना चाहिए, कौन सी कक्षा तक कितने किलोमीटर का स्कूल होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। यानी 1 से 5 तक 1 किलोमीटर और 6 से 8 तक 2 किलोमीटर की दूरी बस विद्यालय की होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कक्षा धारा 7 की। ठीक है, इसमें बताया गया है वित्तीय अनुपात, यानी केंद्र का कितना है और राज्य का कितना है। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में तो बताया था केंद्र का 55 और राज्य का बताया था 45, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 65 बताया था केंद्र का और राज्य का कितना बताया था, 35। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने बता रही हूँ आपको। अनिल बोर्दीय कमेटी थी एक, उसका बताया था 68 और राज्य का बताया था 32,
और वर्तमान में अगर हम मानते हैं वित्तीय अनुपात, उस केंद्र सरकार 60% भुगतान करती है और राज्य कितना करता है, 40% भुगतान करती है। मैंने ये आपको इसलिए बताया है कि ये प्रश्न पूछ लिए गए हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र का कितना अनुपात है और राज्य का कितना अनुपात माना गया है, वर्तमान में कितना अनुपात है और केंद्र का कितना है और राज्य का कितना है, 12वीं पंचवर्षीय का पूछ लिए। अभी प्रश्न आया आप भी क्या था कि अनिल बोर्दीय कमेटी का कितना अनुपात था। तो इस तरह के, इसलिए मैंने आपको चारों ऑप्शंस इसमें रख दिए हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 8 की। अध्याय 3 में ही है, 6 से 11 तक हमको अध्याय 3 में ये पढ़ना है। अब धारा 8, समुचित सरकार के कर्तव्य। धारा 8 में क्या है, समुचित जो सरकार है उसके कर्तव्य बताए गए हैं, और धारा 9 में किसके कर्तव्य बताए गए हैं, स्थानीय निकायों के कर्तव्य। और धारा 10 में क्या बताया गया है, अभिभावकों के कर्तव्य बताए गए हैं, है ना, जो पेरेंट्स होते हैं उनके कुछ कर्तव्य के बारे में बताया गया कि अभिभावकों के ये कर्तव्य होंगे कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उनके बालक बालिकाएं मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, कि उन बच्चों को स्कूल भेजें जिससे कि जो बालक है उनके लिए जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है उसको पूरा हो सके और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो धारा 10 में क्या है, धारा 10 में अभिभावकों के कर्तव्य को वर्णित किया गया है। अब है धारा 11, समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो धारा 11 में क्या है, समुचित सरकार है, उसके द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाती है। और इसमें जो बालक होते हैं 3 से 6 वर्ष के बालकों और बालिकाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, उनके माध्यम से क्या होगा, प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो इसको आप, ये हो गया हमारा अध्याय 3, 6 से 11 धाराएं इसमें वर्णित है। अध्याय 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे अपने सबसे बड़े अध्याय की, जो अपना कौन सा है, अध्याय 4, और इसमें धाराएं हैं 12 से 28। ठीक है, जब आप ऐसे याद कर लेंगे तो पूछ लिया जाता है कि अध्याय 4 में कितनी धाराएं हैं, तो आप जब 12 से 28 याद होगा तो आप कंप्लीट धाराओं के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, तो देखिए धारा 12 में क्या दिया गया है। धारा 12 में बताया गया है, प्रत्येक निजी विद्यालय में कुल 25% सीटें किसके लिए रखी गई हैं, दुर्बल वर्ग व वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं हेतु आरक्षित रखी गई हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा बालक से। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो धारा 12 में आरक्षण प्रावधान रखा गया है। धारा 13 में प्रवेश के समय कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ऐसे बालकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा तथा अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक होगी। यानी अनुवीक्षण का मैंने बताया था आपको कि प्रवेश प्रक्रिया। ठीक है, तो प्रवेश के समय कोई भी शुल्क बालक से नहीं लिया जाएगा। धारा 12 आरक्षण, 13 में प्रवेश के समय शुल्क नहीं। धारा 14 प्रवेश के समय आयु के सबूत। तो देखिए, प्रवेश के बालक तथा बालिका से किसी भी प्रकार का आयु अथवा जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। ठीक है, मांग सकते हैं, प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा। धारा 15 के अंदर आरटी के तहत प्रवेश की अंतिम तिथि कितनी होगी, 30 सितंबर मानी गई है, ताकि सरकार के पास उचित आंकड़े उपलब्ध हो सकें। ठीक है, तो 30 सितंबर मानी गई है, जिसके लिए क्या होता है कि फिर जो सरकार होती है उसके पास आंकड़े आ जाते हैं कि भाई कितने बच्चों ने प्रवेश लिया और कितने बच्चों ने प्रवेश नहीं लिया। धारा 16 में फेल नहीं किया जाएगा और निष्कासित नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को न फेल किया जाएगा और न ही किसी कारण से विद्यालय से बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो ये धारा 12 हो गई, 13, 14, 15 और 16। अब हम बात करेंगे आगे की धारा। एक नोट लगा के कुछ बात है तो अभी हम बताती हूँ। इसमें पहले हम धारा 17 को करेंगे, शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी
विद्यार्थी को शारीरिक व मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा और ना ही अपमानजनक शब्दों से उसको सूचित किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा। ठीक है, उसको बुला नहीं सकते हैं हम किसी भी अपमानजनित शब्दों से, ना ही शारीरिक और मानसिक दंड हम दे सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कौन सी धारा में है ये, तो धारा 17 में। पहले एक नोट लगा के हमने बात की थी, तो नोट लगा के धारा 16 के अंतर्गत ये बात है कि जनवरी 2019 में इस धारा में संशोधन किया गया। कौन सी धारा में? जिसमें फेल नहीं किया जा सकता। आवश्यकता से अधिक कमजोर जो विद्यार्थी हैं उनको फेल भी किया जा सकता है। यानी जो बालक पढ़ ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल ही वो कॉपी में कुछ भी नहीं लिख के आया है, तो उस ऐसे बच्चे को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे बच्चे को जो टीचर होता है वो फेल कर सकता है। ठीक है, अब धारा 17 के अंतर्गत क्या है? तो धारा 17 में है शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न या प्रतिषेध। ठीक है, तो किसी को भी हम शारीरिक व मानसिक रूप से दंडित नहीं कर सकते हैं और ना ही अपमानजनक शब्दों से क्या करते हैं? उसको बुला सकते हैं। अब आप इसको और गौर से देखिए कि धारा 16 और 17 को बालकों के लिए एक स्वर्ग कहा गया है, स्वर्ण धाराएं कहा गया है। तो ये प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है कि स्वर्ग और स्वर्ण धाराएं कौन सी है? तो 16 और 17 जो धाराएं हैं उनको क्या कहा गया है? स्वर्ण धाराएं कहा गया है। अब है हमारे पास धारा 18, बिना मान्यता विद्यालय प्रतिबंधित होना। तो बिना मान्यता विद्यालय चलाना प्रतिबंध होगा व उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना व निरंतर उल्लंघन का प्रतिदिन 10,000 का जुर्माना देना होगा। अब देखिए आप कि बिना मान्यता विद्यालय प्रतिबंध किया जा सकता है, यानी जो कोई जिस विद्यालय में वो नहीं है, मान्यता नहीं है, तो वो विद्यालय चलाया नहीं जाएगा और उल्लंघन करने पर क्या होगा? 1 लाख का जुर्माना और निरंतर उल्लंघन यानी बार बार कर रहा है तो 10,000 का जुर्माना उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब है हमारी धारा 19, विद्यालय के कुछ मानक होते हैं। जो विद्यालय पूर्व स्थापित है उसे 3 वर्ष में मानक पूरे करने होंगे। यानी जो पहले से स्थापित है उसको तो 3 वर्ष में कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा, जैसे भवन, खेल है, मैदान है, पृथक अलग से शौचालय है, पानी की व्यवस्था है, चार दीवारी है ना, दिवाली लिखा हुआ है लेकिन 4 दीवारी है, पुस्तकालय है, कार्यालय है, कक्ष है, रसोई घर है, इन सब की क्या करनी होगी? व्यवस्थाएं करनी होगी। धारा 20 में क्या है? तो अनुसूची का संशोधन करने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में परिवर्तन कर सकती है। तो अनुसूची में संशोधन कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन पहले क्या करना है? उसको सूचना भी देनी होगी और उसमें मानक में परिवर्तन भी वो कर सकती है। धारा 21, SMC विद्यालय प्रबंधन समिति। ठीक है, तो SMC का जो गठन किया जाता है वो धारा 21 में किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 15 होती है। SMC यानी समिति का गठन होगा, SMC। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, SM और C, ये मैंने हिंदी में लिखा था, ये अपने SMC है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें कितने सदस्य होंगे? 15 संख्या होगी, 15 होती है। इन 15 सदस्यों में से 11/75% अभिभावक प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है तथा 15 सदस्यों में 50% में से 50% महिलाएं होंगी, जिसमें 7 महिला सदस्य सुनिश्चित किया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने करवाई हैं अभी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि एक बार हम SMC का पूरा विवरण जान लेते हैं कि क्या है। 15 सदस्यीय SMC में निम्न प्रकार के सदस्य हैं। 1, साधारण सभा से निर्वाचित अभिभावक सदस्य 11, न्यूनतम 6/7। महिला सदस्य अध्यक्ष का चुनाव 11 सदस्यों में से ही किया जाएगा। दूसरे नंबर पे सदस्य सचिव संस्था प्रधान पदेन सदस्य 1, वार्ड पंच पार्षद पदेन सदस्य का 1, निर्वाचित अध्यापक सदस्य 1। यदि किसी विद्यालय में एक महिला शिक्षिका है तो फिर उसे ही लिया जाएगा। ठीक है, शिक्षा शास्त्री विद्यार्थी सदस्य भी 1। ये एक हैं, इनको याद कर लीजिएगा भाई क्या कौन कितने मेंबर्स रखे जाते हैं SMC में।
नेक्स्ट है क्रियाकलाप। क्या क्रियाकलाप रहता है, तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, है ना। साधारण सभा की बैठक को संपन्न करना, विद्यालय की वार्षिक बजट पारित करना, शिक्षकों की अनियमितता व उपस्थिति में रचनात्मक सहयोग प्रदान करना, बालक अधिकार शिक्षा अधिनियम 2009 की जानकारी समाज के लोगों को कराना, विद्यालय में बाल अधिकार शिक्षा अधिनियम 2009 का उल्लंघन होने पर उसकी जानकारी उच्च अधिकारी को कराना, मिड डे मील की गुणवत्ता को जांचना, समय समय पर कक्ष में शिक्षकों को मूल्यांकन करना, अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ना, विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करवाना, विद्यालय के विकास हेतु आवश्यकता अनुसार कार्य करना। तो ये एसएमसी के क्या हैं, ये सारे कार्य हैं। एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब धारा 22 की। तो अपने अभी 28 हैं, अध्याय 4 में 12 से 28 धाराएं, 12 से 28 तक की धाराएं दे रखी हैं, जिसमें से हमने 21 धाराओं को अभी तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब बात करेंगे धारा 22 में विद्यालय विकास योजना। एसएमसी के द्वारा विद्यालय से संबंधित विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाएगा। ठीक है, तो धारा 22 में क्या है, विद्यालय विकास योजना है जो एसएमसी के द्वारा तैयार विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है। धारा 23 में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पात्रता है, यानी कौन कौन सी कैसी कैसी पात्रता, जब उनकी नियुक्ति होती है तो क्या पात्रता होनी चाहिए। केवल उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा जिनके पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं हैं। धारा 24 में शिक्षकों के कुछ कर्तव्य लिखे गए हैं, जिसमें है प्रत्येक छात्र को सर्वोत्तम उन्नति के लिए उचित मार्ग निर्देशन करना, शिक्षण बाल केंद्रित विधि में पठन कराएगा, है ना। छात्रों को अपने पाठ्यक्रम में सही अनुभवों का ज्ञान कराना, अध्ययन की सफलता का निरीक्षण करना, विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन करना, पाठ्यक्रम संचालित करना, उसे पूरा करना, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण करना तथा क्षमता के अनुसार अनुदेश निर्देशन प्रदान करना, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो निर्धारित किए गए हैं। अब धारा 25 में विद्यालय शिक्षकों की आवश्यकता, यानी कितने बालकों पर कितने टीचर्स की आवश्यकता है। तो ये भी देखना कि इसमें से भी क्वेश्चंस को पूछ लिया गया है। कक्षा 1 से 5 तक जो छात्र संख्या है, यानी 0 से 30 तक के जो बच्चे हैं, वहाँ पर संख्या होनी चाहिए अध्यापक की 1। 31 से 60 जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ संख्या होगी अध्यापक की 2। और 61 से 90 3 शिक्षकों की होगी, और 91 से 120 तक 4 शिक्षक होंगे, और 121 से 150 तक कितने शिक्षक माने गए हैं, 5। तो ये संख्याएं आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अब न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे, 150 पे कितने होंगे, 2 शिक्षक माने गए हैं। 150 से अधिक छात्रों पर 5+1 प्रधानाध्यापक पद भी रहेगा। ठीक है, तो 40 अनुपात कितना हो गया, 40:1 छात्र अध्यापक अनुपात माना गया है। इस अनुपात को बार बार पूछ लिया गया है। ठीक है, तो कौन से कहाँ 1 से 5 तक का अगर अनुपात आपसे पूछा जाए तो इस अनुपात को आप याद रखिएगा। अगर शिक्षण घंटे पूछे जाते हैं तो 800, और शिक्षण दिवस पूछे जाते हैं तो 200। ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि शिक्षण घंटे कितने, 800, और दिवस कितने, तो दिवस हो गए अपने 200। ठीक है, एक शिक्षक का कार्यकाल, ये भी प्रश्न कई बार आ गया है, तो 45 घंटे प्रति सप्ताह। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। कक्षा 6 से 8 तक छात्र संख्या 0 से 35 अध्यापक 1। ठीक है, छात्र संख्या 36 से 70 अध्यापक 2, और 71 से 100 अध्यापक 3। 100 से अधिक पर प्रधानाध्यापक पद दे होगा। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक दे कब होगा, जब 100 विद्यार्थी होंगे। कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक छात्र 40 छात्रों पर शिक्षक होंगे। कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक 40 छात्रों पर शिक्षक होंगे। विशेष कक्षा 6 से 8 तक न्यूनतम 3 शिक्षक आवश्यक हैं, जिसमें कौन कौन से, भाषा शिक्षक, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इनको भी ध्यान रखिएगा। धारा 26 में क्या बताया गया है, शिक्षकों की जिम्मेदारी का भार उठाना। आरटी के तहत किसी भी विद्यालय में कुल शिक्षकों के 10%, देखिए 1 मिनट,
अपन 26 की बात कर रहे थे ना। तो शिक्षकों की जिम्मेदारी का भार उठाना, आरटी के तहत किसी भी विद्यालय में कुल शिक्षकों के 10% अधिक भार नहीं दिया जाएगा, है ना। कुल शिक्षकों के 10% से अधिक का भार नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 27, गैर शैक्षिक प्रयोगों में शिक्षकों को भेजने का प्रतिबंध। किसी भी शिक्षक को जनगणना कार्यक्रम, आपदा राहत कार्य तथा स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यों के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्यों में सम्मिलित होने का निर्देश नहीं दिया जाएगा। यानी वो इन कार्यों को कर सकते हैं, बस जनगणना कार्यक्रम है, आपदा राहत कार्य है, स्थानीय निकायों के चुनाव वगैरह हैं, इनमें ही उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। नेक्स्ट है धारा 28, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई शिक्षक सरकारी सेवा में कार्यरत है तो वह अपनी सेवा काल के दौरान किसी भी प्राइवेट कोचिंग या संस्था में ट्यूशन नहीं करेगा, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। अगर अब हम बात करेंगे अध्याय 5 की, तो बेटा वीडियो बेड़ा हो जाएगा, तो 5, 6 और 7 जो अध्याय है वो आपको नेक्स्ट क्लास में अभी मैं करवा देती हूँ, ठीक है। तो यहीं पे मैं अभी आप अच्छे से इसको याद कीजिएगा, जो पहले मैंने आपको बताया था टेबल, वो टेबल को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। नमस्कार।